आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज हीट ट्रांसफर नया चैप्टर। और इससे पहले अब हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया था, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो चैप्टर के बारे में पहले बता देता हूँ मैं। चैप्टर उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन इसमें से कुछ क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़रूर हैं, जो कि ब्लैक बॉडी रेडिएशंस वगैरह से हमेशा क्वेश्चंस आ जाते हैं। हीट ट्रांसफर के क्वेश्चंस कुछ कुछ उसमें से आते हैं, ठीक है। तो और अभी जो हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज कंडक्शन। कंडक्शन से भी क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस है। तो कंडक्शन और रेडिएशन से ज़्यादातर क्वेश्चन उठ करके आते हैं। इसमें फॉर्मूले काफ़ी ज़्यादा होंगे, मतलब कम होंगे, काफ़ी ज़्यादा नहीं होंगे, कम होंगे, लेकिन थ्योरी बहुत ज़्यादा होंगे। थ्योरी क्या होता है कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, बहुत सारे टर्म्स होते हैं उसको याद रखना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें, चैप्टर छोटा ही है, एक दो लेक्चर रिपीटर हो तो एक दो लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा जल्दी से, और ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। और इम्पोर्टेंस के बारे में बता दिया, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो थोड़ा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ इसे करके जाना ज़रूर, क्योंकि छोटा सा चैप्टर है। और तुम अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से जानते हो तो हीट ट्रांसफर भी तुम्हें अच्छे तरीके से आएगा ही आएगा। तो इसे करके जाना मस्ट है, ताकि तुम्हारा अगर एक भी क्वेश्चन आए उसमें तो मिस ना हो। तो ये हो गया चैप्टर के बारे में। अब आगे बोलते हैं हम लोग कि इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद ही क्यों पढ़ते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जितने भी सारे फॉर्मूलेस वगैरह हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ करे हुए हैं, जो कॉन्सेप्ट यूज़ किए हुए हैं, सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम लोग हीट ट्रांसफर में यूज़ कर सकते हैं। बहुत जगह पे इसे 11th में पढ़ाया जाता है, लेकिन हम लोग हमेशा इसको यस। 12th में पढ़ाते हैं। 12th में पढ़ाने से फ़ायदा ये होता है कि समझाना काफ़ी आसान हो जाता है, और नंबर ऑफ लेक्चर्स भी रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, अभी देखो मैं बताऊंगा और उससे तुम्हें समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। हीट ट्रांसफर, तो चलो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले हीट के बारे में। ये हीट है क्या चीज़। कोई भी एनर्जी का फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, या फिर वन प्लेस टू अनदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीट बोलते हैं, है ना। फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, ठीक है। सिर्फ किसी के पास एनर्जी होना इसका मतलब ये नहीं कि हीट है उसके पास। इस बात का हमेशा ध्यान रखो। हम लोग इस बात कंटेनर का। कंटेनर में बोलते हैं कि कंटेनर का टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस। तो क्या बोल देते हैं जनरल भाषा में कि ये हीट है, इसके पास हीट है ना। नहीं, हीट टर्म तभी आता है जब एनर्जी का फ्लो होता है। जैसे बॉडी ए है और बॉडी बी है, और इन दोनों के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस, इसका T1 टेम्परेचर, इसका T2 टेम्परेचर, दोनों को मैंने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। तो दोनों को कनेक्ट करने के कारण से टेम्परेचर का डिफरेंस है, तो एनर्जी फ्लो करने लगेगा। तो ये जो एनर्जी का फ्लो है इसी को हीट बोला जाता है, ठीक है तो क्या। कहाँ से कहाँ वो कैसे पता चल रहा है ये? जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है उधर अच्छा, से इधर एनर्जी T1 फ्लो माना करेगा, है। और हम्म। फाइनली कुछ टाइम के बाद ये सेटल हो जाएगा और दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, जो कि हम लोगों ने कैलोरीमेट्री में देखा है ये सब चीज़ें। तो ये ए है और ये बी है, अब दोनों का टेम्परेचर टी डैश हो जाएगा, और टी डैश का जो वैल्यू होगा वो T2 से तो बड़ा होगा, लेकिन T1 से छोटा होगा, बराबर। और हीट के बारे में हम लोग क्या बोलते हैं, ये चीज़ बोलते हैं। और टेम्परेचर के बारे में क्या बोलते हैं, टेम्परेचर इज, टेम्परेचर हाँ टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट इसमें डिग्री ऑफ इस हॉटनेस और कोल्डनेस अच्छा। को बताता है। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। या फिर टेम्परेचर को हम लोग इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि इनडायरेक्टली वी कैन से दैट टेम्परेचर इज रिलेटेड टू द वाइब्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, आया ना। वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल। टेम्परेचर हम्म। मतलब उसका टेम्परेचर हाई रहेगा तब वाइब्रेट करेगा, ऐसा बोल सकते हैं ना? जीरो केल्विन का मतलब क्या है,
जीरो केल्विन किस तरीके से डिफाइन किया गया? ये एक ऐसा माइनस टू टेम्परेचर है, सेवेंटी ये एक ऐसा, जीरो केल्विन बोला है मैंने, डिग्री माइनस टू सेल, सेवेंटी थ्री डिग्री डिग्री ओहो। सेल्सियस में आ अरे गया ना, कन्वर्जन थोड़ी ना करने बोला। ये ओके। टेम्परेचर डिफाइन कैसे हुआ, वो चीज मैं बोल रहा हूँ। डिग्री सेल्सियस डिफाइन करने का तरीका कैसे था, वो बॉइलिंग टेम्परेचर वाटर का लेकर के डिफाइन किया गया, ठीक है। फ़ारेनहाइट का भी कुछ उस तरीके से, लेकिन केल्विन को डिफाइन करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट था। उन्होंने क्या बोला कि अगर टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर है तो टेम्परेचर के कारण से काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तुम लोग को पता ही होगा, कितना होता है, हाँ, बीआरएमएस वगैरह से निकालते हैं ना, हाफ एम वी स्क्वायर, 3/2 kT। हाँ, थ्री यस बाई सर। टू के। हाँ ठीक तो इसका है। मतलब हाँ। टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है ना, हम्म, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है क्या चीज़, वेलोसिटी। और अंदर मॉलिक्यूल अगर है तो वो रैंडम मोशंस तो नहीं कर सकता है, अगर सॉलिड पैक्ड है, फ्लूइड है, सॉलिड में तो नहीं कर सकते। नहीं कर सकता। सॉलिड में क्या कर सकता है, वाइब्रेशन कर सकता है, वाइब्रेट अपने मेन वाइब्रेट, हाँ पोजीशन पे। हाँ। वाइब्रेशन कर सकता है। SHL। तो यही वाइब्रेशन जो है मॉलिक्यूल के अंदर होता है रूम टेम्परेचर पे या ज़्यादा टेम्परेचर पे। तो मैंने क्या किया, टेम्परेचर घटाते 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 इतना घटा दिया कि उस समय ये जो मॉलिक्यूल है कंप्लीटली फ्रीज कर गया। फ्रीज करने का मतलब वो उस जगह पे स्टेशनरी हो गया, उसकी वेलोसिटी हो गई जीरो। तो वो टेम्परेचर को जीरो केल्विन डिफाइन किया, द टेम्परेचर एट ओके। विच द मॉलिक्यूल ऑफ एनी वट एवर द थिंग इज मटेरियल completely freezes, at that temperature we will say it is zero kelvin, ठीक ओके, है। तो इसको जीरो केल्विन डिफाइन किया गया। तो मतलब इसका, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई हाँ, उस काइनेटिक टेम्परेचर। एनर्जी जीरो, इसका मतलब ये है कि अगर टेम्परेचर है तो हर एक मॉलिक्यूल, दुनिया का कोई सा भी मैटर हो, हर एक मॉलिक्यूल उसका क्या कर रहा होगा, वाइब्रेट कर रहा होगा, ऑसिलेशन कर रहा होगा, या फिर उसके पास एनर्जी होगी। मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। अब जितना ज़्यादा टेम्परेचर, वाइब्रेशन उतना ज़्यादा, इतना ज्यादा। उतना ज़्यादा। तो टेम्परेचर और वाइब्रेशन बिल्कुल रिलेटेड है एक दूसरे से। और इसी कारण काइनेटिक से, एनर्जी। इसी कारण से यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है, और इस वाले मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन बहुत ही कम है। तो ये क्या करेगा, इसको हिलाएगा। ओह, ऐसा होता है। और क्या, और कैसे ट्रांसफर होता है, वेव थोड़ी ऐसा ना मतलब वाइब्रेट करते करते आगे जाते हैं लोग ऐसा। हाँ, ये वाइब्रेट कराता है तो ये ज़्यादा वाइब्रेट करने लगेगा। अब ये वाला इसको ज़्यादा वाइब्रेट कराएगा और ये इसको ज़्यादा वाइब्रेट कराएगा। संगत का असर, ऐसा बिल्कुल, टाइप। कंडक्शन इसी को बोलते हैं। कंडक्शन प्रोसेस जो है हम लोग इसी को बोलते हैं। अभी हम लोग कंडक्शन स्टार्ट करें। तो एनर्जी का जो ट्रांसफ़र है या फिर जो हीट का फ्लो है, वो तीन तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है। हीट ट्रांसफ़र, क्लासिफिकेशन ऑफ हीट ट्रांसफ़र। तो पहला है हमारा कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन, हाँ सर। और तीसरा है रेडिएशन। रेडिएशन। तो इन तीन तरीके से चीज़ें हो सकते हैं, हीट का ट्रांसफ़र हो सकता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो सबसे पहले हम लोग कंडक्शन पढ़ेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। कन्वेक्शन हमारे कोर्स में है नहीं, थोड़ा बहुत मैं बता दूंगा। रेडिएशन हमारे कोर्स में है तो इसको हम लोग पढ़ेंगे हम्म। सबसे लास्ट में। यही दोनों इम्पोर्टेंट है। तो कंडक्शन पहले स्टार्ट करते हैं। अब देखो कंडक्शन क्या चीज़ है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट ट्रांसफर होता है, हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस, heat transfer takes place from one body to another, ऊपर देखा था, है ना, from one body to another। वाया वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल। और हम लोग क्या बोल सकते हैं, और फ्रॉम हायर टेम्परेचर हाय।
टू लोअर टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में हो सकता है। और हायर टेम्परेचर बोला है तो हमेशा इसके रेस्पेक्ट में बोला है, मतलब ये जो भी टेम्परेचर उससे रिलेटिव। ज़्यादा, हाँ रिलेटिव है टेम्परेचर, हम्म। विदाउट एनी ट्रांसफर ऑफ मैटर, विदाउट एनी ट्रांसफर ऑफ मैटर। तो मतलब मतलब कि इस जगह पे जब हम लोगों ने बॉडी को टच कराया था, ए और बी बॉडी को, तो क्या ए बॉडी के पार्टिकल्स जंप करके दूसरी जगह जा रहे थे क्या? नहीं, वो अपने जगह नहीं। पे वाइब्रेट कर रहा था, कि अपने जगह पे वाइब्रेट कर रहा था। और उसी जगह पे वाइब्रेट करते करते दूसरे पार्टिकल को भी वाइब्रेट कराना स्टार्ट कर दिया था, और कोई काम अपनी नहीं हुआ। एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। हाँ, एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन पार्टिकल ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके। तो पार्टिकल ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, कंडक्शन का यही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पार्टिकल का ट्रांसफर, मैटर का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, लेकिन एनर्जी का ट्रांसफर होना चाहिए। ठीक है, तो एक सेकंड, अब इसमें आता है स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट क्या होता ये तो पढ़ा है। है? स्टेडी स्टेट तुम्हें अच्छे तरीके से पता है, ये टर्म हम लोगों ने कहीं तो यूज किया था, कैपेसिटर याद नहीं आ रहा। कैपेसिटर में यूज करते हैं स्टेडी स्टेट। पढ़ा है नहीं अभी तक। अभी नहीं पढ़ा है, लास्ट ईयर तो पढ़ा होगा तुम। नहीं अगर नहीं पढ़े, लास्ट ईयर नहीं पढ़े? सर, नहीं ना सर, नहीं पढ़ता था। अच्छा, लास्ट ईयर पढ़ते ही नहीं थे, वो अलग बात। ठीक है, तो ये बॉडी ए और बॉडी बी है, जब इन दोनों को एक दूसरे से चिपका करके रखा तो देखा कि इन दोनों का टेम्परेचर जो है वो सेम हो गया। और ये जो टेम्परेचर है, अगर T1 बड़ा है तो T1 से छोटा होगा, लेकिन T2 से बड़ा होगा। अब इसको वापस से चिपका के रखो, कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो मैं क्या बोलूँगा कि ये, टेम्परेचर डिफरेंस ही नहीं तो ये अपने एक है। चरम सीमा को पहुंच चुका है ना? बिल्कुल। तो इसी चरम सीमा को हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट। इट इज अ टाइम व्हेन द एनर्जी फ्लो इज खत्म। सही है। एनर्जी फ्लो रुक जाती है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो वैसा टाइप से हो टेम्परेचर में कोई सकता है। चेंजेस नहीं आता है, एनर्जी फ्लो हो सकता है लेकिन टेम्परेचर में कोई चेंजेस होना नहीं नो होता है। फ्लो ऑफ हाँ, एनर्जी। नहीं, फ्लो ऑफ एनर्जी हो सकता है। स्टेडी स्टेट का मतलब ये है कि देर इज नो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। ठीक है, तो टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल नहीं हो रहा तो फिर फ्लो ऑफ एनर्जी। अलग अलग वेरिएशंस हो सकते हैं ना। मैंने अभी क्या बताया, इस टाइप की चीज़ें दिखाए, इसमें टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा और एनर्जी का फ्लो भी नहीं होगा, लेकिन मैं दूसरा तरीका दिखाऊंगा जिसमें एनर्जी का भी फ्लो हो सकता है लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ठीक है, ओह। तो स्टडी स्टेट का मतलब ये हो गया कि अब चेंजेस हैं वो रुक गए हैं, अब कुछ चेंजेस नहीं होगा। तो एक स्टेट पे पहुंच गया, उसके आगे कुछ हाँ, सिस्टम में चेंज होगा नहीं। और या फिर इसको हम लोग दूसरे तरीके से ये बोल सकते हैं कि एट स्टडी स्टेट, at a steady state, temperature of the material at a specific point becomes constant। या फिर बोला जाता है कि और the rate of flow of energy becomes constant। कैसे भाई, ये कैसे हो गया? तो उस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। तो अब मैंने एक ऐसा सिस्टम लिया, एक रॉड लिया, ठीक है, एक बड़ा सा रॉड जिसके ऊपर हम लोग एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, और ये रॉड का मटेरियल कुछ चीज़ों से बना हुआ है जो कि हमें नहीं पता है, और ये इस टाइप का रॉड है। और मैंने क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया इस जगह से हॉट रिजर्वर से।
हॉट रिजर्वर का मतलब पता है? गर्म रखने का जगह, मतलब हाँ गर्मी रहती है उधर ज्यादा। ज्यादा इनफिनाइट गर्मी गर्मी। रहती है। हॉट रिजर्वर का मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा चैम्बर है जिसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। इनफिनाइट। नहीं नहीं, इनफाइनाइट टेम्परेचर की बात ही नहीं हुई। टेम्परेचर कुछ भी इनफिनाइट होगा, हीट। कांस्टेंट रहेगा। ये ओके। इनफाइनाइट हीट सोर्स बोला जा सकता है। तो इसका टेम्परेचर TH कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा। और ये है कोल्ड रिजर्वर। कोल्ड रिजर्वर का मतलब ये एक ऐसा टैंक है जिसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं हो सकता है। तो TC भी कांस्टेंट हो गया। कोल्ड बोलने का मतलब H के रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर। ठंडा है। बिल्कुल। तो एनर्जी का फ्लो होगा, एनर्जी का फ्लो किधर से किधर होगा? इस तरफ से इस हॉट तरफ टू होगा। लो, हॉट टू कोल्ड। एक्सेस हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर एनर्जी का फ्लो होगा, और ये फ्लो होना स्टार्ट होगा। और उसके लिए मैं इसका लेंथ वगैरह ले लेता हूँ। दिस लेंथ इज L, और क्रॉस सेक्शन एरिया A ले लेता हूँ, और इसके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T ले लेता हूँ। तो डेल्टा T इज द टेम्परेचर डिफरेंस। तो अब इसमें Q/T के बारे में हम लोग बात करेंगे। Q क्या है? क्यू। इज एनर्जी। ओके। ठीक है, ये जिसको हम लोग हीट क्यू क्या एनर्जी? भी बोल हीट। सकते हैं। हीट एनर्जी। हाँ, हीट। और अगर इसको मैं टाइम के साथ डिवाइड कर लूँ तो क्या बन जाएगा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। हाँ, किस रेट से हॉट रिजॉर्वर से उधर जा रहा dQ/dt है। ओके। बोल लो या फिर Q/T बोल लो, ये क्या चीज़ है? रेट ऑफ फ्लो तो मतलब ऑफ, कांस्टेंट स्पीड से जाता है क्या ऐसा? हाँ, आपकी क्यू बाई टी बोल रहे हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। पर वो रिजर्वायर है ना दोनों, जहाँ पे TH और TC हाँ टेम्परेचर हाँ मेंटेन्ड है, हाँ। तो सर उसका टेम्परेचर तो चेंज नहीं होगा, तो फिर वो एनर्जी का क्या होगा? मतलब एनर्जी कोई टेम्परेचर जब देखो, ये एक ऐसा रिजर्वर है, हॉट रिजर्वर, कि उसको एनर्जी सप्लाई मिल रहा है कहीं से। इस तरीके से तुम सोचो कि जैसे थोड़ा सा भी कम हुआ एनर्जी, तुरंत एनर्जी इधर से मिल गया। हम्म। मेरी बात समझे? सर पर और फिर जो इधर से कूलेंट लगा हुआ है कि जैसे एनर्जी ओके, इसको ज्यादा मिला, ये भी एनर्जी सिंक करके बाहर फेंक दी। मतलब टीएच और टीसी का टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन्ड है हाँ, हर एकदम। ठीक है, ये चीज मैं बताना चाह रहा हूँ। कैसे मैकेनिकल सिस्टम लगा उसके ऊपर अभी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे पहले स्टीम इंजन होता था, हाँ पता सर। है क्या? हाँ देखा है कभी? बैठे हाँ नहीं है बस। देखा हाँ, है? शोले में देखा और कहीं। बचपन वगैरह में देखा रहा होगा, है ना? हाँ सर म्यूजियम में। देखा। तो स्टीम इंजन के अंदर एक पूरा का पूरा भट्टी होता है जिसमें कि कोल डालते हैं हम, यस सर। है ना? एक कोल लेकर के डालते जाते हैं, और अंदर क्या होता है? फायर होते रहता है। और जब भी कोल कम होता था तुरंत कोल डालते थे। हाँ, वरना बुझ जाया हाँ करते। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भी भट्टी है उसका टेम्परेचर डाउन हो ही नहीं रहा है, यस क्योंकि सर। तुम कंटिन्यूअसली कोल इनपुट कर रहे हो। गोल्ड डाल तो दो। हाँ ये क्या चीज बन गया? ये हॉट रिजर्वर बन गया, है ना? ये हॉट रिजर्वर बना, हाँ। यस। जिसका टेम्परेचर यस कभी सर। भी डाउन नहीं हो रहा है, तुम रेगुलरली उसको कॉल इनपुट कर रहे हो। तो इस तरीके से तुम सोच सकते हो कि ये हॉट रिजर्वर है और एक कोल्ड रिजर्वर है। कोल्ड रिजर्वर कैसे? रेफ्रिजरेटर के पीछे एक देखना सिंक होगा, इस टाइप का कॉइल, हाँ कॉइल होता है। क्या? हर है ना? मतलब पीछे रेफर। हाँ, हर हाँ एक रेफ्रिजरेटर के पीछे होता है। इस कॉइल में क्या होता है? लिक्विड फ्लो करते रहता है या फिर गैस फ्लो करेगा। तो ये इससे ज़्यादा टेम्परेचर पे फ्लो करता है, और पीछे इसको इसलिए लगाते हैं ताकि ये हीट को डंप कर सके इन्वायरमेंट में। पीछे कभी हाथ टच करोगे ना, मतलब टच नहीं, बस थोड़ा पास में लेकर ना, गर्म हो, क्योंकि ये हीट को डंप कर रहा होता है इन्वायरमेंट। तो ये हीट को डंप करेगा, जैसे इसने हीट लिया तो हीट को डंप तो करना पड़ेगा। तो ये कोल्ड रिजर्वर बना।
और उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तुम कभी भी टच करना टेम्परेचर हमेशा उतना ही रहेगा उसका। समझ में ओके। आया क्या? तो यस सर। मैकेनिकल सिस्टम से भी मैंने समझा दिया कि कोल्ड रिजर्वर और हॉट रिजर्वर इस तरीके से बनाया जा सकता है। ठीक है, तब आगे हम लोग बात करते हैं। अब अगर मैं बोलूं कि Q by T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, बिल्कुल सही बात है कि नहीं? हाँ जितना मतलब ज्यादा जितना टेम्परेचर का टेम्परेचर डिफरेंस डिफरेंस होगा हो। उतना ज्यादा एनर्जी का फ्लो होगा। हाँ। दूसरा ये भी बोला जा सकता है Q by T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एनर्जी का फ्लो होगा। बराबर है क्या? और एक चीज और बोल सकते हैं डेट Q by T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, या फिर जो भी पॉइंट कनेक्टेड है वो डेल्टा यस सर। है ना? लेंथ ज्यादा होगा तो एरिया एनर्जी जितना फ्लो करने में टाइम लगेगा, लेंथ कम होगा तो एरिया एनर्जी जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा है। हाँ, तो ओके ज्यादा मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे ना। सर, ठीक है, एक्चुअली हो क्या रहा है सर, मेरा थोड़ा अनस्टेबल हो गया, जूम आउट हो गया छोटा सा, तो 2 मिनट रुकेंगे सर, रिजॉइन करता हूँ मैं प्लीज। और रिजॉइन 2 सेकंड। अरे यार नाम बता। 1 सेकंड। यस सर, थैंक यू सर। ओके। तो देखो यहाँ पे अब इन तीनों को कंबाइन कर लेते हैं। इन तीनों को अगर कंबाइन करेंगे तो मैं बोल सकता हूँ Q by T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A डेल्टा T डेल्टा बाई टी बाई। डेल्टा डेल्टा L, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एक कांस्टेंट हम लोग लेकर के आ जाते हैं। तो Q by T इज इक्वल्स टू K A डेल्टा T बाय डेल्टा L। डेल्टा एल। और यही फॉर्मूला हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये फॉर्मूला हमारे लिए इम्पोर्टेंट, जिसमें कि K को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेंट। K इज कांस्टेंट, नाम तो फिर भी कुछ होगा। थर्मल जो भी है नाम, पता नहीं सर। कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, ओके। कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। और ए को क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शन एरिया। और क्या चीज़ है इसमें? डेल्टा एल बाय डेल्टा टी बाय डेल्टा एल, इसको हम लोग टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलते हैं। हाँ, पर यूनिट लेंथ। हाँ। टेम्परेचर ग्रेडियंट। और क्यू तो तुम्हें पता है, क्यू बाई टी जो हो जाएगा वो, हीट फ्लो, हाँ, रेट ऑफ हीट फ्लो। रेट ऑफ हीट, ये हो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ और करना बाकी है, वो ये है कि अगर मैं इस तरफ जाते जाऊं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है? घट रहा है ना। घट रहा है। और इस तरफ घट जा रहा रहा है। हूं तो लेंथ बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। लेंथ हाँ, बढ़ रहा है। ओरिजिन से। तो ये चीज डेल्टा टी जो है वो नेगेटिव वैल्यू देगा, लेकिन डेल्टा एल कैसा देगा? पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव, अच्छा हाँ। तो मुझे एक माइनस साइन तो अप्लाई करना पड़ेगा हर एक चीज को टी। प्लस में रखने के लिए। ओके। ठीक है, तो एक माइनस साइन मुझे यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब स्टडी स्टेट पे ही हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। दिस फार्मूला इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन द स्टडी स्टेट ऑफ द मटेरियल इज रीच्ड। तो स्टडी स्टेट का मतलब क्या हुआ? जितना एनर्जी इधर से इन हो रहा है सॉरी, जितना एनर्जी इस तरफ से इन हो रहा है उतना ही एनर्जी इस तरफ से एग्जिट हो रहा है। तो मान लो Q1 एनर्जी इस तरफ से इन हो रहा है और Q2 एनर्जी आउट हो रहा है, तो स्टडी स्टेट पे क्या हो जाएगा? Q1 इज इक्वल्स टू Q2।
जिस रेट से एनर्जी Q1 इन हो रहा है उसी रेट से Q2 एनर्जी आउट होना चाहिए, स्टेडी स्टेट। या फिर तुम मेरे मतलब को, स्टेडी स्टेट रीच होने के बाद ये एप्लीकेबल है, हाँ उससे बिल्कुल, पहले नहीं। मान लो कि एक नल है जो तुमने खोल दिया है, इससे पानी रेगुलरली निकल रहा है और पानी का लेवल क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक और टैंक रख दिया जिससे कि पानी रेगुलरली इसमें फॉल होते जा रहा है। तो ये क्या करने की कोशिश करेगा, इसके लेवल को ऊपर बढ़ाने की कोशिश करेगा, क्योंकि पानी अच्छा। इन हो रहा है और पानी आउट भी हो रहा है। जितने रेट से पानी को मैं इन कराऊं उसी रेट से पानी को एग्जिट कराऊं, तो इसका लेवल कभी घटेगा क्या, नहीं नहीं। नहीं, नहीं। फिक्स्ड रहेगा। सेम चीज यहाँ पे भी यूज किया गया। अगर Q1 और Q2 को मैं फिक्स कर लूँ, मतलब कि इक्वल कर लूँ, तो ये जो पॉइंट्स हैं उसके टेम्परेचर जो है वो फिक्स हो जाएंगे, वो बढ़ेंगे नहीं और घटेंगे नहीं। तो ये स्टडी स्टेट क्लियर है क्या। ओके, अभी टेम्परेचर ग्रेडियंट भी फिक्स हो गए, मतलब उस जितना डिस्टेंस हाँ, पे जाऊं। अगर मैं बोलूँगा कि इस लोकेशन पे टेम्परेचर बताओ, क्या वो टाइम के साथ वेरी करेगा, नहीं, अब नहीं वेरी करेगा। नहीं, ठीक है, टेम्परेचर ग्रेडियंट नॉट वेरिंग विद टाइम। टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या चीज़ है। सर टेम्परेचर नॉट वेरिंग विद टाइम। और टेम्परेचर ग्रेडियंट को बोल सकते हैं क्या टाइम के साथ वेरी करेगा, नहीं, वो भी क्यों वेरी करेगा। जब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, लेंथ तो वैसे ही चेंज नहीं होता है, जब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो टेम्परेचर ग्रेडियंट क्यों चेंज होगा। ओके हाँ, ऑब्वियसली। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। तो डायरेक्टली मैं इसमें शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसको किस तरीके से हमें याद रखना है और कैसे इसको क्वेश्चन को करना है। पहले एक क्वेश्चन कराता हूँ और तुम्हें पता चलेगा कि क्यों टफ लगता है और स्टूडेंट इसीलिए इस क्वेश्चन को नहीं कर पाता है। बोला गया दो रॉड है, उन दोनों रॉड के क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, उसको तुमने इस तरीके से ज्वाइन कर दिया और ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। इसका लेंथ दिया गया है एल और इस वाले का भी लेंथ दिया गया है 2L। इसका कंडक्टिविटी जो है 2K है और इसका 2K। और इस जगह पे 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रखा गया है और इस जगह का 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रखा गया। तो बोलो बोलो इस पॉइंट का टेम्परेचर कितना होगा, जंक्शन पॉइंट का टेम्परेचर। एट स्टेडी स्टेट ना। हाँ, एट स्टेडी स्टेट, ऑलवेज स्टेडी स्टेट पे होगा 90। तो नहीं दिया रहेगा तो नहीं, हमेशा मानना है। इंटीग्रेट टाइप कुछ करना पड़ेगा, तो अगर दिमाग में नहीं आया। गिवन होगा तो तुम्हें मेंशन करेगा क्वेश्चन में कि स्टडी स्टेट नहीं पहुंचा है, सर एक सेकंड सर। वो क्वेश्चन से पता चलता है। और इस क्वेश्चन को तो देखो करते हैं इसको। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि स्टडी स्टेट रीच कर चुका है, तो जिस रेट से एनर्जी इन हो रहा होगा उसी रेट से एनर्जी एग्जिट हो रहा होगा। तो हर एक जगह पे ये रेट क्या होगा, सेम होगा, चाहे तुम जंक्शन पॉइंट ले लो चाहे यस सर, कोई यही सा भी चीज। पॉइंट ले लो। तो मैं हाँ। सबसे पहले इस वाले लोकेशन के लिए और इस वाले लोकेशन के लिए Q/T निकालूंगा, मतलब उस वाले पार्ट के लिए। तो Q/T कितना हो जाएगा, के ए बाई टू एल। के ए 40 - T डिवाइडेड बाय एल। एल। और ये Q/T कितना हो जाएगा, के ए बाय 2L एंड T-(-20). और क्या ये दोनों इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल हाँ। और इन दोनों को अगर तुम सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद कितना आता है टेम्परेचर, बताओ। 180 180 का। बाई 5 आया था, पता नहीं रॉन्ग यूज। हाँ, 180 बाय नहीं 180 का 5। 5। 5, ये आएगा टर्म, सही है, विच इज 36 डिग्री सेल्सियस। तो देखो 40 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही होना चाहिए था टेम्परेचर, और ये 30 डिग्री हाँ से लॉजिकल है। लॉजिकल है ना। तो ये चीज़ है। अब क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से कर सकते थे डिफरेंट वे में ताकि हमारे लिए आसान हो। तो अब डायरेक्ट हम लोग शॉर्ट ट्रिक वाले तरीके से करेंगे। सर कुछ नहीं। बोलो। नहीं नहीं नहीं, नहीं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, Q/T इज इक्वल्स टू क्या था, K
ए बाय डेल्टा टी बाय डेल्टा एल। हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, इस जगह पे माइनस साइन को हटा दो, ये चीज़ हमेशा मैग्नीट्यूड में रखना है ना। जब भी क्वेश्चन मिले तो मैग्नीट्यूड में लेना। वो कैसे होता है, इस जगह पे x इज इक्वल्स टू 0 है और ये है x इज इक्वल्स टू एल वाला लोकेशन, और ये T1 टेम्परेचर और ये T2 टेम्परेचर। तो डेल्टा T बाई डेल्टा एल कैसे निकलेगा, T2 T2 माइनस ऑफ माइनस T1 T और L अपॉन माइनस ऑफ 0। हमेशा ऐसे रखना है, निकालना है। और क्योंकि ये T2 छोटा होगा, एनर्जी अगर फ्लो इधर हो रहा है तो T2 छोटा होगा और T1 होगा बड़ा, तो हम लोग हमेशा इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। ठीक है, फॉर्मूला में भी हरदम ऐसा मैग्नीट्यूड से ही लेते हैं। हमेशा लेना। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, के ए बाय और ये T2 माइनस ऑफ T1 डिवाइडेड बाय एल लिख सकता हूँ मैं, और ये Q बाई टी होगा इज इक्वल्स टू के ए बाय एल इंटू T2 माइनस ऑफ T1 लिख सकते हैं, के ए बाय एल और ये हो जाएगा डेल्टा टी, और इसको मैं एज इट इज रहने देता हूँ Q बाई टी। तो डेल्टा टी कितना आ जाएगा, डेल्टा टी विल बी इक्वल्स टू एल डिवाइड बाय के ए इंटू क्यू बाई टी। ये जो चीज़ है, ये क्या चीज़ है, अगर रेजिस्टेंस याद हो तो मैं आर इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए था, याद है क्या। L बाई ए है तो Q K बाई T हो जाएगा रो। और के क्या है, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नहीं याद आया क्या तुम्हें, करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी हाँ मालूम है, वो तो याद है। सेम चीज है, तो ये दोनों चीज तो सेम है ना, तो इसको हम हाँ लोग बोलते हैं थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस। और इस Q बाई टी को हम लोग बोलेंगे थर्मल करंट, और ये डेल्टा टी टेम्परेचर, टेम्परेचर डिफरेंस। तो हमारा अब नया फॉर्मूला बन चुका है, डेल्टा टी इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। सही है, इसलिए पढ़ाते हैं। ठीक है, और ये फॉर्मूला एग्जैक्टली इसके जैसा मैच कर रहा है, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। वी इज इक्वल्स टू आई आर L होता है ना, बाई K हाँ यस। इसका रेजिस्टेंस आर है तो इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी है। पोटेंशियल डिफरेंट टेम्परेचर है ओके। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या ट्रीट करेंगे, टेम्परेचर डिफरेंस, और डिफरेंट करंट करंट और रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। ठीक है क्या। अब उसी क्वेश्चन को हम लोग वापस से करते हैं और देखेंगे किस तरीके से कर सकते हैं। ये कितना था, 40 था ना, और ये था 20, इसका 20 पे k था और ये 2k, और लेंथ यस l एंड 2l। इसका 2 रेजिस्टेंस मैं R1 बोल रहा हूँ और इसका रेजिस्टेंस R2 बोल रहा हूँ, तो R1 कितना हो जाएगा, रो एल बाई रो एल बाई ए, और R2 रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रो एल बाई ए। अगर मैं इसे R बोलूँ तो ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4R। इससे R हो को रहा है, हो रहा है। 4R। अब मेरा ये क्वेश्चन जो है नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुका है और काफ़ी इजी वे में आप इसको कर सकते हैं। R1 को R बोला है, इसको तुमने 4R बोला है, इस जगह पे 20 वोल्ट है और इस जगह पे 40 वोल्ट है। बताओ कितना करंट फ्लो करेगा, द पोटेंशियल डिफरेंस अब अपॉन रेजिस्टेंस 20/1। करंट आ जाएगा तुम्हारा 4 4 बाय बाई R। आर। तो बताओ इस जगह पे पोटेंशियल कितना होगा, इसके क्रॉस करंट तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो ना, V हाँ माइनस निकाल सकते 20 पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू आई इंटू आर। आई कितना है, हैं यस सर 4 बाय आर, और 4 आर बाई कितना है, 4R। हो रहा है। इसका रेजिस्टेंस 4R है ना, आर कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 36 आ गया। समझ में आया क्या। मतलब यस सर ऐसे प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है। हाँ,
तो इस तरीके से हमारा सिंपल वे में आंसर निकल के आ गया, v इज इक्वल टू 36। और ये v 36 जो है वो 36 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है क्या? यस सर। अब इसमें हम लोग सारे काम कर सकते हैं, वो सारे चीज यूज कर सकते हैं जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में यूज किया था। ओके। ऑल कॉन्सेप्ट्स आर एप्लीकेबल। कौन कौन से कॉन्सेप्ट थे? केसीएल लगाना, किरचॉफ लॉ भी अच्छा। केवीएल लगाना, सब वैलिड है। और क्या है? पोटेंशियोमीटर भी है क्या? व्हीट स्टोन। सर व्हीटस्टोन। हाँ, व्हीट स्टोन या फिर कोई सा भी हो, जो भी करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने पढ़ा था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के तरीके, ये सब वो सब चीज, वो सारे चीज इसमें हम लोग लगा सकते हैं। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, सही है। ठीक है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जिस तरीके से निकालते थे, वो सारी चीज हम लोग इसमें निकाल सकते हैं। चलो तो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, एक रॉड है और ये एक रॉड है और ये रॉड है, इन तीनों रॉड को कनेक्ट किया गया है। तो 3 रॉड है, ओके, और और जंक्शन है। हाँ, ये जंक्शन है, तीनों रॉड का जगह पे इस तरीके से कनेक्ट किया गया। इसका कंडक्टिविटी वगैरह, एरिया वगैरह और लेंथ वगैरह सब कुछ लेंथ। दिया है। मैं इस जगह पे अंदर अच्छा। लिख देता हूँ। के है, ए है और 2l है। इस वाले का 2k है, ए है एंड l है। और इस वाले का k है, 2a है एंड l है। ओके। इसको 80 डिग्री सेल्सियस पे रखा गया, इसको 40 डिग्री सेल्सियस पे रखा गया और इसको 20 डिग्री सेल्सियस पे रखा गया। तो इस पी पॉइंट का टेम्परेचर कितना होगा ये फाइंड आउट करना है। इसमें वो लग जाएगा अपना फाइंड द केसीएल। टेम्परेचर ऑफ पॉइंट सही है पी। सॉल्व, गलत नहीं होना चाहिए, सर। सिंपल सर्किट है ये। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें, इसको सिंपल पहले रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करूंगा। सबसे पहला यही काम करना है, ये रेजिस्टेंस लगा दिया और इसको मैं R1 R2 R3 बोल रहा हूँ। R1 कितना हो जाएगा, रो L 1/3। बाई ए, और R2 कितना हो जाएगा, रो L बाई ए, और R3 हो जाएगा रो L बाई ए। इसको अगर मैं R एज्यूम करूँ, इसे भी R एज्यूम करो, तो ये कितना हो जाएगा, 4R। पूरा ये 4R और ये R और ये R। इसका टेम्परेचर को मैं T एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं बोल यस सर। सकता हूँ कि T जो है वो बहुत बड़ा टेम्परेचर, दुनिया का सबसे बड़ा टेम्परेचर। तो इधर सबसे जो बड़ा। करंट जाएगा I1 I2 I3, तीनों का समेशन 0 होना चाहिए। I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। ये तो हमने पढ़ा है। I1 कितना हो जाएगा, T माइनस ऑफ 80 डिवाइड बाय 4R, T माइनस 20 डिवाइडेड बाय R, प्लस T माइनस 40 डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। समझ में आया या नहीं? यस सर। समझ तो गया आंसर। है ना? एक 4 4 8 और ये 90 इज इक्वल टू, इस तरफ चला जाएगा 160 प्लस 80 प्लस 80 320। तो ये आएगा हमारा टेम्परेचर। हाँ सर, राइट तो है। ठीक है क्या? हाँ सर। तो ये टेम्परेचर हमारा निकल गया। और भी क्वेश्चंस करेंगे, उससे पहले हम लोग एक सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन of rods।
रॉड का सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे आएगा? तो सिंपल है, जैसे हम लोग रेजिस्टेंस को ऐड करते थे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में, उसी तरीके से हम लोग इसमें भी करेंगे। ये अगर इसका थर्मल रेजिस्टेंस R1 है और इसका थर्मल रेजिस्टेंस R2 है, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R1 प्लस R1 ऑफ प्लस। R। और अगर कोई भी दो रॉड पैरेलल में लगे हुए हैं इस तरीके से, तो इसका पैरेलल ऐसा रेजिस्टेंस रहता R1 है, R2 है, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? है R1 R2 अपॉन R1 प्लस। R1 R2 अपन R1 प्लस ऑफ R2, या फिर 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे R1 और R2 है क्या चीज? R1 इज इक्वल्स टू रो L बाय A होगा, और R2 कितना हो जाएगा? रो L बाय A। ये अलग अलग वैल्यूज हो सकते हैं, ठीक है क्या? सर हम लोग इधर देख सकते हैं, अगर के की ज्यादा वैल्यू रही, जितनी के उतनी ही कम रेजिस्टेंस, मतलब क्या बोल सकते हैं थर्मल रेजिस्टेंस। कि हाँ, मतलब जितना कम के। अच्छा, डिसाइड के किस बेसिस पे करते हैं हम लोग, वो नेचर ऑफ द कंडक्टिविटी, मटेरियल। कंडक्टिविटी अगर ज़्यादा हुआ तो कंडक्टिविटी नाम क्या मतलब हुआ कि ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। कंडक्टिविटी ज़्यादा का मतलब तो ये हुआ ना, ज़्यादा का मतलब ज़्यादा, तो ज़्यादा ओके, कंडक्टिविटी होने का मतलब है कि ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। और ज़्यादा सही। कंडक्टिविटी हुआ तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम। और कम रेजिस्टेंस का भी मतलब वही होता है कि करंट को ज़्यादा अलाउ करेगा वो, यस सर। ठीक है, वही चीज़ है। तो ये सर हो एक गया। सेकंड सर। हाँ उसको भी प्लीज। लिखना है क्या? सर लिख रहे हैं सर, अभी स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे ना सर, मतलब। चलो इसका यस नेक्स्ट सर। क्वेश्चन करते हैं। मान लो कि दो रॉड्स दिए गए ऑफ सेम क्रॉस सेक्शन एरिया बट लेंथ्स आर डिफरेंट। इसका लेंथ L दिया गया और इसका लेंथ 2L दिया गया, और इसका K1 है और इसका K2 है। पूछा गया है फाइंड द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, सॉल्व करके बताओ। एक सेकंड। सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस ऑफ R2। और जब इक्विवेलेंट की बात करते हैं तो ये इस टाइप से था। इक्विवेलेंट का लेंथ और एरिया कितना हो जाएगा? इक्विवेलेंट का लेंथ हो जाएगा 3L और क्रॉस रियल सेक्शन एरिया यही रहेगा। A ही रहेगा। इसको पुट कर लेता हूँ मैं, रो L बाय A इज इक्वल्स टू रो L बाय A, अरे 1 अपॉन है नहीं, इसलिए रो L अपॉन A। अब इसी को सॉल्व करना है तो ए कैंसल आउट हो जाएगा, L कैंसल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3/K इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/K1 प्लस 2/K2। समझ में आया क्या? यस इसको सर। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। आया था? हाँ हाँ सर, सर ये आपका आया आता था है। सर। हाँ, सर लेकिन पूछना है, अगर बोलो। सपोज पैरेलल में रहे, जो इक्विवेलेंट निकालेंगे सर, उसमें जो लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूज करेंगे, वो लेंथ कैसे यूज करेंगे? लेंथ जितना है उतना ही रहेगा, लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा? इन दोनों का एडिशन, क्योंकि तुम इक्विवेलेंट बना करके इसको मर्ज कर रहे हो ना। मतलब चिपका दिया। हाँ, चिपका दी। तो दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है A2 है, इसमें A1 प्लस ऑफ A2 हो जाएगा, और लेंथ तो सेम रहेगा, ठीक है। यस सर।
चलो अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। मान लो एक ऐसा जगह में है जो काफ़ी ज़्यादा ठंड प्रदेश है, ठीक है? तो आउटर जो है, बाहर का वॉल 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि घर का टेम्परेचर मैं 20 डिग्री सेल्सियस रखना चाहता हूँ, और इसमें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वॉल्स लगाए गए हैं, दीवार दीवार डाले गए। ये जो दीवार है, ये एल लेंथ का है, ये दूसरा कंक्रीट वाला दीवार है, ये एल, और ये 2L, सॉरी, ये एल ले लेता हूँ। ये पार्टीशन वन और पार्टीशन टू, ऐसा। ये एल है और ये 2L, ऐसा। और पहला जो कंक्रीट है, ये 2K कंडक्टिविटी रखता है, और के एंड के, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो सभी का सेम है, ये मैंने कि सभी का सेम है। तो पूछा गया कि फाइंड द टेम्परेचर एट दिस लोकेशन, इस कंक्रीट वॉल के पास कितना टेम्परेचर होगा, ये फाइंड आउट। पहली बात मैं सोच नहीं पा रहा क्रॉस सेक्शन एरिया कौन सा वाला है इधर, मतलब दीवार है ना। मेरे अंदर है, मतलब इस प्लेन के। हाँ। अच्छा, ऐसा दीवार जैसा सोच रहा हूँ। हम्म, देखो डिफाइन कैसे करेंगे? देखो इसमें जो वॉल्स वगैरह हैं वो किस तरीके से लगे हैं। ये जो वॉल्स हैं एक दूसरे के साथ सीरीज में लगा हुआ है, इस तरीके से। कैसे बोल सकते हैं? कैसे बोल सकते हैं, ये रॉड लिया तुमने, फील कर सकते हो, और ये रॉड लिया तुमने, इस तरीके से रखा हुआ है। तो ये सब किस में गए, सीरीज में गया या पैरेलल में गया? अच्छा सर, फिर इसका अगर पैरेलल दिया रहता है तो वो कैसे रखा रहता है इस पे, मतलब डिस्टिंग्विश कर पाए? अब इसको और अच्छे तरीके से समझना है तो तुम्हें हीट फ्लो या फिर एनर्जी फ्लो को देखना है। एनर्जी जो फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो जिस डायरेक्शन में एनर्जी हाँ, फ्लो लिया जाता है वही तुम्हारा लेंथ बताता है। एनर्जी फ्लो इस तरीके से है, तो ये सभी जो है, इसमें 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 तीनों में क्या है, करंट सेम। तो ये करंट सेम हुआ तो किस में गया, सीरीज में गया। सीरीज में। अगर पैरेलल में रखना होता तो इसको मैं एक पोटेंशियल देता और इसको मैं एक पोटेंशियल देता, तो करंट ऐसे फ्लो करता, है ना। तो ये तीनों किस में चला जाता, फिर पैरेलल में चला जाता। नहीं समझ रहा, एक सेकंड। मैंने अगर अंदर करंट से दिया इलेक्ट्रिसिटी में क्या बताया था, सीरीज में कब जाएगा, जब सभी रेजिस्टेंस में करंट सेम करंट हो। से में। सेम करंट अगर फ्लो करे। पोटेंशियल डिफरेंस सेम है किसी भी दो रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो वो किस में जाएगा, पैरेलल में जाएगा। पैरेलल। पैरेलल। बस इतना सा याद रखना है तुम्हें। तो 1 2 3 4 रेजिस्टेंस है, और सभी के रेजिस्टेंस को मैं लिख देता हूँ। R1 कितना हो जाएगा, रो L R/2। बाय ए। तो ये अगर रेजिस्टेंस को तुमने R माना है तो ये कितना हो जाएगा, 4R। 4R। सो दिस इज R, R 4R, R एंड R 4R। 4R। और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है तुम्हारा दिस मच। तो B इज इक्वल्स टू आई आर लगा लो, 20 इज इक्वल्स टू आई इंटू आर, कितना हो जाएगा, 10R ना, 10 हाँ, कैंसिल आउट। तो सो आई कितना आ गया, 2 बाय 2R। इसका पोटेंशियल डिफरेंस मैं निकाल लेता हूँ, आई इंटू आर, 2 18 आ जाएगा। 2 आ जाएगा, 2 वोल्ट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 18 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, मतलब ऐसे कंस्ट्रक्शन करते हैं घर का। इस तरीके से ही सही करना है। एप्लीकेशन।
तो इसको रेजिस्टेंस की तरह कन्वर्ट कर लोगे तो क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएगा। अब चलो इसका स्पेसिफिक कुछ अच्छे लेवल क्वेश्चन करते हैं। दो कंसेंट्रिक स्फेयर्स हैं और इसके अंदर एक मटेरियल फिल कर दिया गया है जिसकी कंडक्टिविटी K, ठीक है, बात समझ में आया क्या? ये जो ये मटेरियल, मतलब कंसेंट्रिक है, ओके, हाँ मटेरियल जो डोनट फिल किया जैसा। गया, हाँ बिल्कुल K है, हम्म, स्फेयर है, डोनट कैसा हो गया, प्लेन हो गया। और इसका रेडियस है R1 और इसका रेडियस है R2, कंडक्टिविटी K गिवन है। तो बोला गया कि ये जो है इनसाइड है और ये आउटसाइड है। क्वेश्चन बोला गया फाइंड द पावर ऑफ द हीटर रिक्वायर्ड inside cavity to maintain a temperature difference of 20 degrees Celsius from outside। सॉल्व करो, काफी बढ़िया क्वेश्चन। एक रेडियस दे दिया तुम्हें R1 R2 और कंडक्टिविटी K दे दिया गया, बस नहीं। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले तो वो समझना पड़ेगा। मुझे पावर निकालने बोला है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि हो क्या रहा है। मटेरियल फिल हीट कर फ्लो दिया रेडियंट। है ना, अंदर मटेरियल फिल किया है और ये रेजिस्टेंस है R1, सॉरी रेजिस्टेंस रेडियस है R1 और R2 रेडियस है। तो मैंने क्या किया, R डिस्टेंस में जाकर के DR थिकनेस का एलिमेंट चूज किया, क्योंकि जब मैं अच्छा, इनसाइड में एक हीटर रखूंगा तो एनर्जी किधर से किधर फ्लो करेगा, रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड जाएगा, हाँ। हाँ एनर्जी जो है कॉम्बिनेशन कैसा बनेगा? ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड जाएगा, ऐसा बाहर निकलेगा। और हमें ये भी पता है कि अगर कोई रॉड होता है और एनर्जी अगर इस डायरेक्शन में फ्लो करता है तो ये क्या होता है, रेजिस्टेंस का लेंथ होता है। और ये वाला क्या बनता है उसका, रेजिस्टेंस का लेंथ। क्रॉस सेक्शन एरिया बनता है। जिस डायरेक्शन में एनर्जी का फ्लो हो रहा है वो डायरेक्शन का लेंथ बनता है, और लेंथ हो वो गया। डायरेक्शन के परपेंडिकुलर क्या बनता है, क्रॉस सेक्शन एरिया। बाप रे। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे हमेशा। तो मैंने क्या किया, R डिस्टेंस पे जाकर के DR थिकनेस का एलिमेंट चूज किया, और ये जो एलिमेंट चूज किया, इस एलिमेंट में, ये एलिमेंट है कैसा पहले ये बताओ, स्फेरिकल है? यस सर। हाँ अगर ये स्फेरिकल है तो जो एनर्जी होगा वो रेडियली आउटवर्ड निकल रहा होगा, ठीक है, रेडियली आउटवर्ड निकल रहा होगा। तो इसका मैं अगर छोटा सा रेजिस्टेंस लिखने की कोशिश करूं तो वो कितना होगा, थर्मल रेजिस्टेंस रो एल बाय 1/k। रो एल, लेंथ कितना, ये लेंथ dx, कितना, dx हो जाएगा ना। हाँ क्योंकि ये जो डायरेक्शन है ये इसमें करंट है, परपेंडिकुलर, तो हाँ। इसी का लेंथ लेना पड़ेगा, दिस विल बी DR डिवाइडेड बाय रो एल बाय परपेंडिकुलर। ए एरिया। एरिया कौन सा होगा, ये वाला एरिया लेना पड़ेगा, और 4πx² dx। विच इज पूरा का पूरा सॉरी, 4π4πx²। फोर पाई एक्स स्क्वायर। नहीं सॉरी, ध्यान से समझो, 4π। R डिस्टेंस पे जाकर के DR थिकनेस का एलिमेंट चूज किया। तो पहले तो इसका सरफेस एरिया इंटू थिकनेस, ये क्या बन जाएगा, वॉल्यूम बना देगा। यस सर। मुझे क्या चाहिए, सिर्फ एरिया चाहिए, विच विल बी 4 पाई R स्क्वायर। 4πr²। ऐसा थोड़ी ना कि मैं इस जगह का एरिया लेता हूँ तो इधर का भी एरिया लेना स्टार्ट किया, नहीं, ये तो वॉल्यूम हो जाएगा, नहीं, फिर मैं सिर्फ एरिया लेता हूँ।
उस पर्टिकुलर मतलब हाँ समझ रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। अब मुझे ये चेक करना है कि ये सभी जो रेजिस्टेंस वाले एलिमेंट बनेंगे वो सभी पैरेलल में होंगे या सीरीज में होंगे? हाँ पता ही नहीं चल रहा। किस में होगा? वो सीरीज में ही होगा ना, सीरीज में होगा, सीरीज क्योंकि में होगा। यहाँ पे हाँ और यहाँ पे करंट क्या है, सेम है। सेम ही है हाँ। सेम है, तो ये दोनों किस में गया, सीरीज में गया। तो सीरीज में कैसे ऐड होता है? अगर R1 प्लस ऑफ R2 प्लस ऑफ R3 ऐड करने की कोशिश इंटीग्रेशन करें, ऑफ डी आर। DR1 प्लस DR2 प्लस DR3 विच इज समेशन या फिर इंटीग्रेशन ऑफ DR। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, तो इस चीज को हमेशा चेक कर लेना कि किस में है, पैरेलल में है सीरीज में। तो ये हो जाएगा R इज इक्वल टू 1/k और 4 पाई भी बाहर निकल जाएगा। इंटीग्रेशन dr/r² है ना, और R1 से लेकर के R2 तक इंटीग्रेशन जाएगा। R² r⁻² इंटीग्रेशन करेंगे तो +1 आएगा। कितना आ गया ये, r⁻⁻1 और सामने एक माइनस साइन, 1/4πk और माइनस ऑफ 1/r, तो 1/r1 माइनस 1/r2 आ गया। कितना आ जाएगा वैल्यू, बोलो। R2 माइनस ऑफ R1 अपॉन 4πk R1 इंटू, सही है क्या? यस सर। यस तो सर। ये पहला काम हुआ रेजिस्टेंस निकालना, अभी तो पावर निकालना बाकी है। ठीक है, तो पावर क्या होता है, पावर का फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू एनर्जी पर आई यूनिट स्क्वायर टाइम। आर। एनर्जी पर यूनिट टाइम, क्या Q/T एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है? हाँ। और यही तो हाँ होता है थर्मल करंट। अच्छा एनर्जी इधर ये, करंट ही पावर है। अच्छा। हाँ, यहाँ पे करंट ही पावर है। समझ में आया क्या? तो मुझे निकालना है थर्मल करंट, और V इज इक्वल टू आई आर होता है, डेल्टा T इज इक्वल टू आई टी इंटू आर टी। सो थर्मल करंट विल बी इक्वल टू डेल्टा T बाय आर टी। ये आ गया आंसर। डेल्टा T हमें दे रखा है 20, और थर्मल रेजिस्टेंस जो आया उसे पुट कर लो। बोलो, सही है। मेरी बात समझ में मतलब आया क्या? पूरा पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी भी राइट नहीं है, मतलब जैसे पावर थर्मल करंट के बराबर आ गया। थोड़ा सा इतना तो दिमाग लगाओ है ना, इसीलिए तो मैंने क्वेश्चन को कराया कि ये चीज़ तो बताना पड़ेगा। ठीक है। यस सर। सर एक सेकंड, थोड़ा सा ऊपर करना सर। अरे स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या फिर अभी तो वीडियो अपलोड सर कर दूंगा। लैपटॉप पे हूँ मैं। नहीं वो फिगर देखना था, वो गोला। देखो बोलो। इसको सर फोटो खींचने दो, थोड़ा इम्पोर्टेंट। एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। एडुड का था क्या सर ये क्वेश्चन? मालूम नहीं मुझे, ऐसी भी या ये तो कोई तो अच्छा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन है, उसे करते हैं। मान लो कि ये कंटेनर है जिसमें कि 1 kg वाटर है, और इसको रॉड से कनेक्ट कर दिया गया है ठीक है। दूसरे कंटेनर के साथ, जिसमें 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर, ठीक है, या फिर एक हॉट रिजर्वर है जो इधर का कि, टेम्परेचर मेंशन नहीं है। हाँ, जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे है। ठीक है, इसका कंडक्टिविटी K है, इसका लेंथ तुम्हें दे रखा है, डेट इज 10 मीटर किलो, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है इट इज गिवन A इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया, और कंटेनर का हीट कैपेसिटी नेग्लिजिबल है,
ठीक है। कंटेनर अब ये कोई क्या भी होता है? एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है वो वाटर कर रहा है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है। यस। और ये स्टील रॉड से कनेक्ट करके रखा हुआ है इसके साथ, चैम्बर के क्रॉस साथ। सेक्शन भी दिया है। हाँ, ओके। 100 डिग्री सेल्सियस पे जो हॉट रिजर्व है। अब बोला गया इफ इनिशियल टेम्परेचर ऑफ H2O is 0 डिग्री सेल्सियस, if temperature of H2O is 0 डिग्री सेल्सियस, then find the time after which its temperature will become 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो हीट कैपेसिटी कुछ नहीं दिया। हाँ, भी दे रहा हूँ। एज्यूम हीट कैपेसिटी of steel is negligible। और पानी का? ठीक है। एंड देर इज नो हीट लॉस। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर? वो तुम्हें पता होगा ना, 1 होता है। नहीं, अभी याद नहीं पड़ा। 1 होता है। इसको होमवर्क नोट डाउन कर लो और इसे तुम लोग करके लेके आना, नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सर एक सेकंड प्लीज। हम्म। जो चीज़ ना पता हो उसको वेरिएबल में भी रख सकते हो तुम लोग, बाद में फिर देख लेंगे। चलो अब आगे चलते हैं। अच्छा, बोले एंड हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग कन्वेक्शन करेंगे। ठीक है। ये काफ़ी छोटा सा टॉपिक है, बस बताने के लिए, हाँ। क्वेश्चन इस पे आता नहीं है। ये दूसरा तरीका है जिससे कि एनर्जी का फ्लो हो सकता है। देखो, ये कन्वेक्शन दूसरा प्रोसेस है जिससे एनर्जी का फ्लो हो सकता है। ठीक है। पहला हम लोगों ने क्या देखा, कंडक्शन, और दूसरा है कन्वेक्शन। इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं। तो कन्वेक्शन कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू एनर्जी का फ्लो होता है? इस वाले प्रोसेस में एनर्जी का फ्लो तो होता ही होता है, साथ ही साथ मैटर का भी फ्लो होता है। ठीक है। इज द ओके। प्रोसेस in which flow of energy takes place by takes place due विथ मैटर, due to मोमेंट ऑफ मैटर। flow of matter। यस सर। ठीक है। और क्यों फ्लो करता है मैटर? द फ्लो ऑफ मैटर द फ्लो ऑफ मैटर caused due to the density caused density। तो डेंसिटी का डिफरेंस होता है, उसके कारण से ये कॉज होता है। और डेंसिटी डिफरेंस भी लिखना थोड़ा हमारे लिए गलत होगा। इट इज ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब वर्टिकल डाउनवर्ड होता है। द फ्लो ऑफ मैटर ग्रेविटी इज के कॉज्ड। कारण से ही
कन्वेक्शन प्रोसेस हो पाता है। अब समझते हैं हम लोग पानी को, जैसे हम लोग गर्म कर रहे हैं, ठीक है। पानी को जब हम लोग गर्म करते हैं, तुम लोगों ने देखा होगा कि नीचे से क्या करते हैं, हीट को सप्लाई करते हैं। जब हीट को सप्लाई करते हैं तो हीट क्या आता है, अंदर जाता है, और पेंदे से जो भी जुड़ा हुआ पार्टिकल है वो एनर्जी को सबसे ज़्यादा रिसीव करेगा, तो इसका वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है यस सर। और इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब हमें ये पता है कि टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो डेंसिटी बढ़ती है घटती है, घटनी चाहिए। क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा बढ़ रहा है, और अच्छा हाँ, वॉल्यूम बढ़ा तो एक्सपांशन। डेंसिटी घटा, इसका हाँ डेंसिटी घटा, और डेंसिटी कम होने पे फ्लोट करता है। डेंसिटी कम होने के कारण से क्या होता है, फ्लोट होना होता है। तो जो भी पार्टिकल का डेंसिटी कम हुआ, जितने भी वाटर का डेंसिटी कम हुआ, वो क्या करेगा, फ्लोट करके बढ़ ऊपर जाएगा। जाने की कोशिश ओ, करेगा, और जो डेंसिटी ज़्यादा है वो नीचे आने की कोशिश करेगा। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें पार्टिकल हीट लेकर के ऊपर जा रहा है, और जो लेस डेंसर मतलब हाइयर डेंसर है वो नीचे आ रहा है और हीट ले रहा, फिर ऊपर चला गया, फिर हीट लिया, फिर नीचे, फिर हीट लिया, इस तरीके से साइक्लिक प्रोसेस होते रहता है। तो ये प्रोसेस जो है हमारा कन्वेक्शन प्रोसेस है। ओके सर, कन्वेक्शन इसके लिए ऐसा भी प्रोसेस। बोल सकते हैं कि इसकी वजह से सरफेस टेंशन पानी का कम होता है हीटिंग से, सरफेस रीजन बोल टेंशन सकते अभी हम इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं। सरफेस टेंशन तो हैं। कम होता ही है, क्योंकि वाइब्रेशन बढ़ा तो सरफेस टेंशन खत्म होगा, उसके बारे में अभी हम क्यों डिस्कस करेंगे। कन्वेक्शन प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ पानी के टेम्परेचर को नहीं बढ़ा रहा है, यहाँ पे दोनों कंबाइंड प्रोसेस पानी के टेम्परेचर को बढ़ा रहा है। कौन सा, कन्वेक्शन एंड कंडक्शन। कंडक्शन कंडक्शन, हाँ एंड वो कन्वेक्शन जिसमें रखा है डेक्ची। यस सर। प्रोसेस बोथ आर अप्लीकेबल हियर। यस तो दोनों मिला करके इसके पानी के टेम्परेचर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अलोन सिर्फ कंडक्शन प्रोसेस या फिर कन्वेक्शन प्रोसेस इसको हीट नहीं कर पा रहा है। तो अभी अभी हमने क्या बोला, कन्वेक्शन प्रोसेस जो है वो केवल हो पा रहा है इसलिए क्योंकि ग्रेविटी है। अगर ग्रेविटी नहीं होगा तो एक कन्वेक्शन प्रोसेस कभी हो नहीं पाएगा। बताओ कैसे। ये जो डेंसिटी ग्रेविटी नहीं होगा। डेंसिटी का डिफरेंस जब होता है, मान लो कि एक का डेंसिटी है 0.5 और एक मटेरियल का डेंसिटी है 1, तो हम लोग बोलते हैं कि जो 0.5 वाला मटेरियल है वो फ्लोट करेगा। यस सर, वन पे। वो फ्लोट करेगा, क्यों फ्लोट करेगा, इसका रीज़न क्या है। ये फ्लोट करने का रीज़न या फिर डेंसिटी का डिफरेंस होने से मटेरियल ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये डिफरेंस जो है वो कौन क्रिएट कराता है, ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी नहीं होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये चीज़ नीचे भी हो सकता है। समझने में थोड़ा, ऐसा हाँ समझने में थोड़ा तुमको तकलीफ होगा, क्योंकि ऐसा चीज़ कभी सुना नहीं, समझा नहीं। ग्रेविटी नहीं है तो वो नीचे भी जा सकता है। बिल्कुल, ग्रेविटी अगर नहीं है तो ये नीचे भी रह सकता है। तुम ज़्यादा डेंसिटी वाले चीज़ को ऊपर रख सकते हो और कम डेंसिटी वाली चीज़ को नीचे भी रख सकते कैसे, ग्रेविटी तो नीचे क्यों आएगा, पहली हो। बात चलो, है ग्रेविटी नहीं है। अब मैं समझाता हूँ। एज्यूम करो कि तुम एक स्पेस शिप में हो, जो जिसमें कोई भी ग्रेविटेशनल फील्ड वगैरह नहीं है, ठीक है। और स्पेस शिप के अंदर तुमने एक ग्लास में पानी लिया, हम्म, पड़ा, भर लिया, और इसी ग्लास को तुमने इस तरीके से उलट दिया, तो क्या पानी नीचे गिर जाएगा, पानी नीचे पानी गिरेगा, नीचे गिरेगा, कोई खींच ही नहीं रहा तो नहीं गिरेगा। नहीं गिरेगा। पानी नीचे गिरेगा ही नहीं। जब ये पानी ऐसा नीचे गिरने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो जब हायर डेंसिटी वाला मटेरियल होगा वो ऊपर जाने की क्यों कोशिश करेगा। हम्म? हायर डेंसिटी वाला मटेरियल ऊपर जाने की क्यों कोशिश करेगा। ये कोशिश क्यों कर रहा था ऊपर जाने का, क्यों, क्योंकि उस पे बायंसी फोर्स लगता था, और बायंसी फोर्स कौन देता था,
बी रो जी, जी देता था इसको बायनेंसी फोर्स। हाँ ओके ओके हाँ समझ में आ रहा है? तो बायनेंसी यस फोर्स यस नहीं सर लग बायनेंसी फोर्स लगेगा ही नहीं उसके ऊपर, ओके। अच्छा वो नीचे का नीचे रहेगा, हाँ। जहाँ पे है वहीं पे रहेगा। तो इसीलिए कन्वेक्शन प्रोसेस जो है वो ग्रेविटी क्रिएट कराता है, डेंसिटी डिफरेंस होने के कारण से वो वाटर का फ्लो होता है। मेरी बात यस। समझ में आएगी आप? यस सर तो इस तरीके से हम लोग चीज़ों को देख सकते हैं, और यही हमारा कन्वेक्शन प्रोसेस। जैसे कि मान लो एक कैंडल है, कैंडल को अगर हम लोग देखें, उसका ऐसा शेप होता है फ्लेम का। ऐसा क्यों होता है शेप? क्या ऐसा क्यों रीज़न? होता है? हाँ, ऐसा शेप क्यों होता है कैंडल का? ऐसा ही शेप अपने क्यों आप होता है? मतलब सर्कल क्यों नहीं होता है? स्क्वायर क्यों नहीं होता है? क्यूब क्यों नहीं होता है? क्या होगा? तो जब हम लोग इसको कैंडल को जलाते हैं, तो आसपास में क्या होता है? एटमॉस्फेयर होता है। और जो एटमॉस्फेयर होगा इसके आसपास का, वो क्या होगा? गर्म होना स्टार्ट होगा। हाँ और जिस भी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ा, उसका डेंसिटी क्या हुआ? कम। कम हुआ। डेंसिटी कम हुआ तो वो ऊपर जाएगा या नीचे? ऊपर जाने वाला है, हवा ऊपर जाएगा। क्योंकि ग्रेविटी तो लग रहा है, तो ये ऊपर जाएगा। और ऊपर अगर जाएगा तो साथ ही साथ फ्लेम को भी ऊपर लेकर के जाएगा। फ्लेम को ऊपर लेके जाएगा। फ्लेम फ्लेम प्लेन नहीं, फ्लेम ही बोला। है ना? क्योंकि एक एयर फ्लो अब मेंटेन हो गया है यहाँ पे। जैसे गर्म हवा आया, वो इसको ऊपर लेकर के तो पूरा चला गया। स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं बन रहा था? क्या बोल रहे हो? हाँ वही पूरा सर स्ट्रेट फिर लाइन क्यों नहीं ऐसा बन ही रहा? पर्टिकुलर शेप क्यों कुछ और भी तो बन क्योंकि ये जो नीचे है, ये इसका हीट का डिफरेंस अलग अलग तरह का होता है। उसके बाद फिर इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। स्ट्रीम लाइन फ्लो आता है, जब लॉ को देखते होगे, बर्न करके निकलता है, ये पूरा स्ट्रीम लाइन होता है। ठीक है, वेलोसिटी का डिफरेंस वगैरह होता है, वो भी चीज़ फैक्टर आ जाते हैं। मैं तो बस ये बता मैं रहा था इतना कि नहीं जाना। स्फेरिकल शेप Yes, में क्यों नहीं है। मैं बस इतना बताया कि हाँ, ये ऐसा शेप क्यों है। एरोडायनेमिकल शेप जब हम लोग लेते हैं, तो देखा ही होगा तुमने, फ्लाइट का सामने किस तरीके से होता है। हाँ ऐसा और बुल, चोंच से। बुलेट ट्रेन का भी शेप ऐसा क्यों लेते हैं हम लोग? एयर रेजिस्टेंस कम मिले। है ना? हम्म, जो डॉल्फिन होते हैं वो पानी के अंदर काफी फास्ट स्विम कर पाते हैं। तो डॉल्फिन का मुंह का शेप देखा है? हाँ देखा है, ऐसे ही रहता है। अच्छा ईगल सब वैसे ही रहते हैं, सही है। और जो बुलेट ट्रेन मैं पढ़ होते चुका हैं, है। उसके भी शेप ऐसे ही होते हैं। यस। हाँ ठीक है, तो वहीं से ये कॉन्सेप्ट लाया गया है। तो मैं यहाँ पे बता रहा था कि जो फ्लेम है, ये फ्लेम इस तरीके से क्यों होता है, क्योंकि अब ये एयर फ्लो मेंटेन हो गया। जैसे ही इसकी डेंसिटी कम होगी, ये ऊपर मूव करने की कोशिश करेगा, और ये वाला जो एयर होगा इस जगह पे फिल करेगा, और फिर से ये मेंटेन हो जाएगा प्रोसेस। लेकिन वही चीज़ को अगर मैं ग्रेविटी फ्री स्पेस में लेके चले जाऊँ, तो कैंडल जल ही नहीं पाएगा, इवन ऑक्सीजन प्रेजेंट होने के बाद भी। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा राउंड हो जाएगा, और जब फ्लेम राउंड हो जाएगा, तो ऑक्सीजन के पाथ को ब्लॉक कर देगा। समझ में आया क्या? सही है। मतलब जलेगा नहीं, इनिशियली थोड़ा बहुत जलेगा, उसके हाँ, बाद। उसके बाद फिर बंद। हाँ, सही है। तो मतलब हाँ, ग्रेविटी पे डिपेंड करा क्या फ्लेम शेप है। हाँ, सब कुछ ग्रेविटी करवा रहा है। देखने में लगता है मतलब अगर कि मैं डेंसिटी है, मार्स पे डेंसिटी। लेके जाऊं तो कुछ और फ्लेम शेप आएगा। ओ। मार्स पे लेके जाऊं, पता नहीं। उस पे फ्लो कैसा होता है, उस पे डिपेंड करता है। डेंसिटी डिफरेंस होने के कारण से ग्रेविटी ने अपना काम दिखा दिया कि हाँ, उसको ऊपर लेके जाना है, इसको नीचे लेके जाना है। इतना सही काम है। ठीक है, तो फिर ये है हमारा कन्वेक्शन, और ये इतना सही इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग रेडिएशन स्टार्ट करेंगे।